नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए 25 सवाल देखेंगे और वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है आज जो पूछा गया, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। हम और भी महोत्सव देखते हैं दोस्तों। हम देखेंगे नववर्ष। नववर्ष जो है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जो नववर्ष मनाए जाते हैं वो उगादी के नाम से मनाए जाते हैं और ये मार्च अप्रैल महीने में मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। पंजाब का जो नववर्ष है वो बैसाखी के नाम से मनाया जाता है और 13 अप्रैल को मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। ठीक है। तमिलनाडु में जो नववर्ष मनाया जाता है उसको पुथंडू कहा जाता है। 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। असम में नववर्ष जो है बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है और अप्रैल के मध्य में ये मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में जो नववर्ष मनाया जाता है उसको पोहेला बोईसाख कहा जाता है। क्या? पोहेला बोईसाख। ये जो है अप्रैल के मध्य महीने में मनाया जाता है। गुजरात में जो मनाया जाता है नववर्ष उसको बेस्टू वरस बोलते हैं। क्या? बेस्टू वरस। और दीपावली के अगले दिन इसे मनाया जाता है ना। गुजरात का अब गरबा डांस जरूर याद रखिएगा, गरबा डांडिया। ठीक है, ये सभी पूछ लिया जाता है। केरल में जो नववर्ष मनाया जाता है वो विशु के नाम से मनाया जाता है। क्या? विशु। और 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। सिक्किम में नववर्ष जो है लोसूंग के नाम से मनाया जाता है और दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कश्मीर में जो नववर्ष मनाया जाता है वो नवरेह के नाम से मनाया जाता है और चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। उड़ीसा में नववर्ष पाना संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जिसमें हनुमान मंदिरों का पूजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला सवाल, साथ ही फैक्ट्स भी हमने देखा। दूसरा सवाल है, भारत के साथ कितने देश स्थल सीमा साझा करते हैं? स्थल सीमा जो है वो 7 देश साझा करते हैं दोस्तों। और वो कौन कौन सा देश है? तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार। हम इसको मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप में हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मैप, ये रहा इंडिया का मैप और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए नेपाल। ठीक है, ये चाइना का बॉर्डर जो है इधर से लगता है। उसके बाद यहाँ पे भूटान, यहाँ पे जो है इस साइड बांग्लादेश और इस साइड जो है वो पाकिस्तान लगता है और यहाँ पे म्यांमार लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 7 देश हैं वो स्थल सीमा साझा करते हैं भारत के साथ और जल सीमा भी लगाता है। जैसे बांग्लादेश है वो जल सीमा भी यहाँ लगाता है। ठीक है, और पाकिस्तान देखिए यहाँ पे, और फिर श्रीलंका जो है वो जल सीमा के साथ जो है से भारत की सीमा साझा करता है। इस प्रकार आपको मैप भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और इंदौर घराना की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? इंदौर घराना की स्थापना के लिए उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। हम इसी तरह से और भी घराना देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ग्वालियर घराना जो है उसके स्थापना के लिए जाना जाता है नत्थन पीर बख्श को। आगरा घराना के लिए जाना जाता है हाजी सुजान खान को और पटियाला घराना के लिए जाना जाता है उस्ताद अली बख्श को। किराना घराना के लिए जाना जाता है उस्ताद अब्दुल करीम खान को और जयपुर अतरौली घराना के लिए जाना जाता है उस्ताद अल्लादिया खान को। रामपुर रासवान खान घराना के लिए जाना जाता है उस्ताद इनायत खान को। ठीक है, तो ये घराना आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कोई भी शिफ्ट में। मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक, मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन है? तो कनक रेले। कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है ये पूछा गया है। तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है और इनको पद्मश्री 1989 में मिला, पद्म भूषण 2013 में मिला है, कालिदास सम्मान 2006 में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड इनको 1994 में मिला है। हम और आगे आने वाले शिफ्ट के लिए और भी जो है से महत्वपूर्ण हम देखेंगे कि कौन से जो व्यक्ति है, चर्चित व्यक्ति जो कि किस नृत्य से संबंधित है, उनको कौन कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। पद्मश्री इनको 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला है और पद्म विभूषण 2016 में मिला है। इनकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन फॉर डांस।
उसी तरह से मृणालिनी साराभाई, ये विक्रम साराभाई की पत्नी है ना, और ये गुजरात से संबंध रखती हैं। भरतनाट्यम और कथकली की ये नृत्यांगना है। पद्मश्री इनको 1965 में मिला और पद्म भूषण 1992 में मिला है। इसी तरह से पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंध रखती हैं और भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। पद्मश्री इनको 1965 में मिला है और पद्म भूषण जो है 1992 में मिला है। दोस्तों आजकल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको अवश्य पूरा एक बार देख लीजिए। सोनल मानसिंह ये मुंबई से संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से ये संबंध रखते हैं, भरतनाट्यम और उड़ीसी। पद्म भूषण इनको 1992 में मिला और पद्म विभूषण मिला है 2003 में। आगे देखते हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये तमिलनाडु के नृत्यांगना है और ये भरतनाट्यम से संबंधित रखते हैं। पद्म भूषण 1956 में मिला। संगीत नाट्य अकादमी 1957 में मिला है। कालिदास सम्मान इनको 1984 में मिला है। ये कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। लीला सैमसन जो है तमिलनाडु की रहने वाली हैं और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्मश्री 1990 में मिला और संगीत नाट्य अकादमी 1999 में मिला है। टी बाला सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, भरतनाट्यम से ही संबंध रखते हैं और पद्म भूषण इनको 1957 में मिला है, पद्म विभूषण 1977 में मिला है और संगीत नाट्य अकादमी 1955 में मिला है। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे गलती से 1957 लिख दिया था, किसी बच्चे ने हमें बताया कि यहाँ पे 1970 होगा, तो मैंने इसको सुधार दिया है। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। राधा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश की हैं और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। पद्मश्री 1984 में इनको मिला है, पद्म भूषण 2000 ईस्वी में मिला है। हम इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा देर नहीं हम लेंगे, ठीक है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट है। शोभना नायडू तमिलनाडु से संबंधित हैं और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। पद्मश्री 2001 में मिला है और हमसा पुरस्कार जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देती है वो भी इनको मिल चुका है। केलुचरण महापात्र जब भी लगा हो तो वो ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति होते हैं, ओडिसी से, ठीक है, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। पद्मश्री 1974 में मिला है, पद्म भूषण 1988 में मिला है और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में मिला है। माधवी मुदगल ये भी इम्पोर्टेंट हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, ओडिशा नृत्य से भी संबंधित हैं। संस्कृति पुरस्कार 1984 में मिला, पद्मश्री 1990 में मिला और ग्रैंड मेडल डेला विले ये फ्रांस का अवार्ड है, फ्रांस सरकार देती है इसे, 1997 में इनको दिया गया है। संगीत नाट्य अकादमी इनको 2000 में मिला है। हम अगला प्रश्न अब देखते हैं। पूछा गया आज के शिफ्ट में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। यहाँ देखिए मैंने कुछ संस्थापक के नाम लिखे यहाँ पे दे दिए हैं आपको। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और गिरिब्रज यानी राजगिरी जो है इसकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश की संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के महापद्मानंद और राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक, यही तो प्रश्न आया था, चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, राजधानी थी प्रतिष्ठान। कन्नव वंश के संस्थापक थे वासुदेव और राजधानी थी कन्नव वंश की कहाँ? पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और राजधानी थी परमपुर। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल्कड़फिसेस और जो राजधानी थी मथुरा या पुरुषपुर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी था पाटलिपुत्र। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे नरवर्धन और इसकी राजधानी थी थानेश्वर या कन्नौज। संगम वंश की राजधानी थी हरियर एवं बुक्का, ये भी प्रश्न आज पूछा गया है इससे रिलेटेड, ठीक है, और जो राजधानी थी वो थी विजयनगर। चेर वंश के संस्थापक थे नेदुयन जेरल और इसकी जो राजधानी थी वो थी कारूर या वंजी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन या कांचीपुरम जो है वो राजधानी थी। इसमें आप याद रखिएगा एक और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली। और अगर केंद्रशासित प्रदेश नहीं होता तो अब क्या होता आंसर? बिहार होता, ठीक है।
स्टेट अगर पूछा होता तो। हम 2011 के जनगणना जो है सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट लगेगा, पूरा एक बार देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को था। वो 1749 ईस्वी में कराया था इसने। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई। जनगणना के सबसे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले जो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो हुई थी 1951 में। नोडल मिनिस्ट्री इसका है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय करवाता है जनगणना। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 2011 की जनगणना के आयुक्त जो थे वो थे कौन थे? C.M. चंद्र मौली। 2011 का जो जनगणना था उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। टोटल 15वीं, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या भारत की, और जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। और जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो 17.64% रही 2001 से 2011 तक। नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। कुल अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या जो है वो 16.6% है, लगभग 20 करोड़ के आसपास। और कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या है 8.6% है, लगभग 10 करोड़ के आसपास। कुल अल्पसंख्यक जो हैं उसमें मुस्लिम की आबादी जो है वो कितना है? तो 14.2%। उसके बाद आते हैं ईसाई 2.3%। उसके बाद आते हैं सिख 1.7%। और टोटल जो अल्पसंख्यकों का जो जनसंख्या है वो है 19.3%। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति भील है और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बंगाली है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली, और जहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्रशासित प्रदेश है वो है अंडमान एवं निकोबार, जहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। अधिकतम लिंगानुपात केरल का है 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश है पुदुचेरी, जहाँ की लिंगानुपात 1037 है। और न्यूनतम जो है दमन एवं दीव है जो कि 618 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। कैसे? तो क्षेत्रफल के मामले में। देखिए यहीं से प्रश्न बना था आपका, ठीक है, मैं ये पूरा करवा चुका हूँ पहले। देश में साक्षरता दर जो है 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है केरल 94% और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जहाँ की साक्षरता दर है 61.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ 91.8% लोग साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है केंद्रशासित प्रदेश है वो है दादर और नगर हवेली। यही आज प्रश्न पूछा गया था, जहाँ की जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो है 76.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय, जहाँ 27.9% जनसंख्या क्या हुई? बढ़ गई। एकमात्र नकारात्मक वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो है नागालैंड, जहाँ जो है 0.58% जनसंख्या क्या हुई? घट गई, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो थाने 1.1 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और प्रथम आर्थिक जनगणना जो है 1977 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये रहा जनगणना से रिलेटेड पूरा फैक्ट्स। अब हम देखते हैं ये 7वां प्रश्न। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में RCB का कप्तान कौन थी? ठीक है, वुमेन्स में कौन थी? तो स्मृति मंधाना थी। 2024 में भी यही रही हैं, है ना। 2024 के से संबंधित 2024 में जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। करंट में स्मृति मंधाना जो है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान है। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान है। मेग लेनिंग
ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है। बेथ मूनी ये जो हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। एलिसा हेली ये जो हैं यूपी वॉरियर्स के कप्तान हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 2024 का जो WPL का जो खिताब है वो कौन जीता? RCB जीता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फार्मूला आज पूछा गया था। तो फार्मूला होता है इसका NaHCO3। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने लिखा है, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट यही आज पूछा गया, ये NaHCO3 है, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, है ना, व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट इसका व्यापारिक नाम है धोवन सोडा, इसको Na2CO3 × 10H2O इसका रासायनिक सूत्र है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा, और इसका जो फार्मूला है वो है NaOH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 9वां प्रश्न। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये था 9वां प्रश्न। ये लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है ना। गाजर का पीला रंग होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कैसे? कैरोटीन, एक मिनट, कैरोटीन, ठीक है। दूध में जो पीलापन होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। और जो बीट होते हैं, है ना, चुकंदर, उसका जो रंग होता है वो बीटानिन के कारण होता है। किसके कारण? बीटानिन के कारण। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बन रहे हैं। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो वर्णन है भाग 4A में है, और इसका अनुच्छेद आप याद रखिए 51A। इसको 1976 में जोड़ा गया था, है ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये कहाँ से ये प्रेरित है? ये रसिया के संविधान से इसको लिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसको आप याद रखिए। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 जो है UCC यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये शिक्षा जो है मौलिक अधिकार भी है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 21A, अनुच्छेद 21A याद रखिएगा, उनको निःशुल्क शिक्षा देना जो है ये मौलिक अधिकार भी है उनका। अनुच्छेद 48A बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है, ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बहाल करना राज्य का कर्तव्य है। भाग देखिए 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, और यह अनुच्छेद 51A में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये कहाँ से लिया गया वो मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने वैसे पूरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल याद करने के लिए एक आर्टिकल का वीडियो भी मैंने कल अपलोड किया था, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल से प्रश्न जरूर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 किस फार्मेसी अधिनियम को संशोधित करता है? ये जो है फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023 जो है 2023 में जो आया था वो फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। मतलब जो पहले ये था अब नया वाला ये बन गया है, ठीक है। उसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 जो था ये अब रिप्लेस हो गया है, और ये नया वाला ये बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। पंजाब विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1 जनवरी 1970 को पंजाब विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में जो है 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पे क्या है? विधान परिषद है। बाकी हर जगह ये मतलब कि द्विसदनात्मक जो हैं वो 6 ही राज्य हैं, बाकी सब जगह विधान परिषद नहीं है। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं, यानी विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा भी है। बाकी 22 राज्यों में एक सदनीय विधायिका है, एक ही सदन है, सिर्फ विधानसभा, यानी वहाँ केवल विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्न में कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रश्न आया था, वहाँ पे कोई और भी ऑप्शन होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 पुस्तक हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का जो सिद्धांत है ना, वो जो है पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था।
पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, तो इसे आप याद रखिए। हम 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखते हैं। कहाँ गया, ओ सॉरी, लगता है मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, कभी और कल ऐड को कर दूंगा मैं। 14वां प्रश्न देखते हैं, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। कटाई जो है अप्रैल से जुलाई में की जाती है। वैसे मैंने यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रबी फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में बुआई होती है इसकी, और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है। रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब शामिल हैं रबी फसल में। खरीफ फसल जो है जून से जुलाई में इसकी बुआई होती है खरीफ फसल की, और अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होती है। खरीफ फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि शामिल हैं। जायद फसल, इसकी बुआई जो होती है वो होती है मार्च से अप्रैल में, और कटाई जो है जून से जुलाई में होती है। जायद फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां जो हैं वो जायद फसल के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। वैसे मैंने ये भी करवाया था, जब टॉप 10 क्वेश्चन करवाया था उसमें करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, 15वां प्रश्न, भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 जब आया था तो उसमें द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और 1919 में जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। और रॉलेट एक्ट भी जो है वो भी आया था 1919 में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, देश के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर रहमान का संबंध किस पार्टी से है? तो शफीकुर रहमान जो हैं वो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, आप जो राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी, इनकी जो मतलब कि एलिजिबिलिटी होती है वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ कि एक जो राज्य स्तरीय पार्टी होती है उनको अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो क्या क्या आवश्यकता होता है, कितना % उनको मत चाहिए, कितने राज्यों में चाहिए, वो मैंने करवाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूर पूछा जाएगा। 17 नंबर, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, 18 नंबर, पद्म पुरस्कार का मिलान करने के लिए एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, शायद ऐसे दिया हुआ था, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है उसका क्रम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर पद्म श्री है। ठीक है, अब किस प्रकार मिलान करना था वो मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न देखते हैं, किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो हमने अभी देखा था कि हरियर एवं बुक्का जो थे वो विजयनगर की स्थापना किए थे, और ये किस वंश से थे? तो संगम वंश से संबंधित थे। संगम वंश इसका आंसर था, संगम वंश। आगे बढ़ते हैं, 20वां, पाटन की महिमा एक पुस्तक है दोस्तों। पाटन की महिमा जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसका जो जब मूल भाषा था वो था गुजराती भाषा। मूल भाषा इसका क्या था? गुजराती। और ये किसकी पुस्तक है? तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की ये पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, और ये पुस्तक देखिए, यहाँ पे मैंने पुस्तक दिया है ना। 2024 के कुछ मैं महत्वपूर्ण पुस्तक आपको बताता हूँ, 10 पुस्तक ही बता रहा हूँ। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट ऑन द मूव, ये पुस्तक सिलवंत सिंह ने लिखा है। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी ने इसको लिखा। और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर जो है मनसुख मंडाविया ने लिखा। मनसुख मंडाविया। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक श्रीधरन पिल्लई ने लिखा। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा ने इसे लिखा है। कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, ये चारू निवेदिता ने लिखा। द कॉन्स्पिरेसी, गोताबिया राजपक्षे ने लिखा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा ने लिखा है। और नाइफ एन अटेम्प्टिंग मर्डर जो है ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ऐसे पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक आपको छांटना था।
तो मैं बता दूं, जो भी मशीनरी हैं जो कि उत्पादन का काम करते हैं, है ना, वो जैसे कि ग्राइंडर हो गया, औद्योगिक रोबोट हो गया, आरा मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, ये सब जो है वो पूंजीगत वस्तु के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न, मासिनराम कहाँ स्थित है? तो मासिनराम मेघालय के खासी पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, कहाँ? मेघालय में खासी पर्वतमाला है ना। गारो खासी पहाड़ियाँ आपने जाना होगा, सुना होगा, मेघालय में है। तो खासी पर्वतमाला पर मासिनराम स्थित है। और मासिनराम किस लिए फेमस है? सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है ना। वर्षा जो है वो सब बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ ये फेमस है। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, संजना संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है स्पीड स्केटिंग से संबंधित है। और ये प्रश्न क्यों आया दोस्तों? क्योंकि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की ये जो है भारतीय महिला बनी थी, है ना। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी थी। और ये होंगजो जो 2023 में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला थी ये। होंगजाओ में जो हुआ था एशियन गेम्स 2023 में, उसमें ये पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला थी। एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए टीम इंडिया ने तीसरा स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न देखते हैं। जब ये कंफर्मेशन नहीं है, शायद इसी तरह का प्रश्न था, जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर झुकता है तो उत्तरी ध्रुव में कैसा मौसम होगा? तो ये सर्दी का मौसम होगा। कैसा मौसम होगा? सर्दी का मौसम, क्योंकि जब दक्षिणी ध्रुव में सूर्य झुकेगा तो दक्षिणी ध्रुव में जो है वो सूर्य जो है वो सीधी पड़ेगी, है ना। कैसी पड़ेगी? सीधी आएगी सूर्य की किरणें, वहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव होगा वहाँ पे क्या होगा? सूरज की किरणें तिरछी पहुँचेंगी या कम पहुँचेंगी, तो वहाँ पे सर्दी का मौसम होगा। जहाँ पे सूरज की किरणें जो है वो सीधी पहुँचती है, वहाँ पे अधिक टेम्परेचर होता है और वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहीं तक प्रश्न था। हाँ, एक प्रश्न नहीं मिल पाया है, हो सकता है इसमें कुछ प्रश्न रिपीटेड हों या फिर हो सकता है वो प्रश्न नहीं आए हों, पर मुझे जो प्रश्न मिला वो मैंने आपको करवाया। तो इतना देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक वीडियो आएगी जो कि एमटीएस जो कि एसएससी के एग्ज़ाम पे वो पूरा बेस्ड होगा। उसमें मैं पूरा जो है टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ, और वो मैं करेंट अफेयर के साथ ही करवाऊँगा, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक्स के साथ। जैसे कि एक जो है करेंट अफेयर अगर कोई भी अगर दिया, जैसे कि किसकी मृत्यु हो गई, तो उन जिसका भी मृत्यु हुआ 2024 में, वो मैं सारा एक जगह लिस्ट दूंगा, और उनसे संबंधित वो किस लिए प्रसिद्ध थे वो भी मैं एक जगह सारा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब जो आ रहे हैं वो 1 महीने या 2 महीने या 5 महीने के करंट अफेयर नहीं पूछे जाते, अब साल 1.5 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर बने रहने के लिए। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।